नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 2006 अपहरण कांड में माफिया अतीक के गुनाहों की सजा दिलाने के लिए यूपी पुलिस गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लेकर आ रही अतीक अहमद को। शाम तकरीबन 5:30 बजे साबरमती जेल से माफिया अतीक को निकाला गया और राजस्थान के रास्ते उसे यूपी लाया जा रहा है। खबर है कि थोड़ी ही देर में राजस्थान की सीमा में अतीक को लेकर पुलिस प्रवेश कर जाएगी। सरकार का दावा है कि प्रदेश में अपराध मुक्त बनाया जा रहा है प्रदेश को। विपक्ष को गाड़ी पलटने को लेकर परेशानी है। तंज कसा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि कहीं गाड़ी पलटने की प्लानिंग तो नहीं। इससे पहले आपको बता दें, थोड़ी देर में राजस्थान में काफिला पहुंचने वाला है। बस कुछ ही मिनटों का वक्त है जब राजस्थान में यह काफिला पहुंच जाएगा और उसके बाद उदयपुर जयपुर होते हुए ये काफिला यूपी के बॉर्डर में आएगा। ये दूरी तकरीबन 25 से 26 घंटे की है। नॉन स्टॉप चलेगा ये काफिला। जो खबर आ रही है कि नॉन स्टॉप गाड़ी चलती रहेगी और गाड़ी के अंदर ही सबके लिए खाने पीने का भी इंतजाम है। थोड़ी देर में राजस्थान में काफिला दाखिल होगा। गुजरात से राजस्थान में काफिला दाखिल हो जाएगा, फिर उदयपुर में पहुंचने वाला है काफिला। ये न्यूज 18 की टीम भी काफिले के साथ साथ बनी हुई है। आपको बता दें कि राजस्थान में दाखिल हो जाएगा ये काफिला, लेकिन राजस्थान से यूपी बॉर्डर तक, यानी कि जिस जगह से राजस्थान में ये काफिला दाखिल होगा वहां से यूपी बॉर्डर तक आने में कम से कम 12 घंटे का वक्त लग जाएगा। यानी ये लेकर चलें कि अगले 10-15 मिनट में अगर राजस्थान की सीमा में काफिला एंटर कर जाएगा तो उसके 10 से 12 घंटे बाद यूपी की सीमा तक पहुंच पाएगा ये काफिला। यानी कि कल सुबह 8 से 8:30 या हो सकता है कि 9-10 बजे तक ये काफिला यूपी की सीमा में दाखिल हो। बताया जा रहा है कि अगर कहीं मौका मिला तो गाड़ी की रफ्तार और बढ़ाई भी जा सकती है और नॉन स्टॉप ये काफिला चलता रहेगा। नॉन स्टॉप गाड़ी चलती रहेगी। जो पुलिसकर्मी अंदर मौजूद हैं सबके लिए खाने पीने का इंतजाम अंदर ही है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि अतीक अहमद को लेकर गाड़ी आगे आगे और न्यूज 18 की टीम पीछे पीछे। हार्दिक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुख कर लेते हैं हार्दिक का। हार्दिक, ये बताएं कि आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं और वहां से आप अतीक के काफिले को देख पा रहे हैं क्या? जी, गुजरात राजस्थान बॉर्डर पे खड़ा हूँ मैं अभी। जो शामला जी पुलिस थाना है उस एरिया में आता है और ये गुजरात का लास्ट थाना है। वहाँ से वो राजस्थान में प्रवेश कर लेंगे। अतीक अहमद का जो काफिला है बहुत बड़ा काफिला है जो अभी 10 से 15 किलोमीटर दूर है। कह सकते हैं कि 15 मिनट में ये काफिला गुजरात से होकर राजस्थान में आ जाएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बारी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से काफिला अभी थोड़ी देर में आने वाला है। तभी गुजरात का ये जो लास्ट थाना है यहाँ पे भी जो बंदोबस्त है उसको ज्यादा कर दिया गया है और जो पुलिस की जो हलचल है वो भी यहाँ पे देखी जा सकती है। हमने पूरे काफिले की यहाँ पे नजर रखे हुए है कि कभी भी किसी भी वक्त काफिला यहाँ पे पहुंच सकता है। कह सकते हैं कि बहुत ही सुरक्षा के तहत उसको लाया जा रहा है। हार्दिक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई पुलिस मूवमेंट भी है वहां पर? क्या स्थानीय पुलिस की ओर से कोई मूवमेंट बढ़ाई गई है या फिर ऐसी कोई मूवमेंट आपको नजर वहां नहीं आ रही है? कह सकते हैं कि अतीक अहमद को लाया गया है। हम पुलिस की गाड़ियों का जो पेट्रोलिंग है वो देख रहे हैं। जो पूरा हाईवे है, नेशनल हाईवे है, अहमदाबाद से उदयपुर का ये नेशनल हाईवे है। उसके हाईवे पे राजस्थान पुलिस यहाँ से डूंगरपुर जिला है जो राजस्थान का पहला जिला है, वहाँ पे पुलिस तैनात है। ये जो शामला जी पुलिस थाना है वहाँ पे भी पुलिस तैनात है। मगर पुलिस की जो गाड़ियों का जो पेट्रोलिंग है वो दिख रहा है। एक जगह पे पुलिस खड़ी नहीं है क्योंकि जो काफिला है बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कह सकते हैं कि 90 से 100 की स्पीड से काफिला आगे बढ़ रहा है यूपी पुलिस का। और जो इसके साथ मीडिया की भी गाड़ियां बहुत तेज से आगे बढ़ रही है। लग रहा है कि पहले माना जा रहा था कि बीच में कहीं रुक सकते हैं, मगर जो जानकारी मिल रही है उसके तहत कह सकते हैं कि जो पूरा इंतजाम है वो गाड़ी में ही किया गया है। जो अतीक अहमद को लेके जा रहे हैं, ये प्लानिंग पहले से थी कि किस तरह से अतीक अहमद को लेकर के आना है। नॉन स्टॉप लाया जा रहा है। हार्दिक, आपके पास हम लौटेंगे जब काफिला आप तक पहुंचे। आप इशारा कीजिएगा, आपके पास लौटेंगे, दिखाएंगे हम।
अपने दर्शकों को भी हार्दिक राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर मौजूद हैं और बता रहे हैं कि यहां से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर काफिला है। 8 किलोमीटर की दूरी पर अतीक अहमद है जो यहां पहुंचेगा और यहीं से राजस्थान के बॉर्डर में राजस्थान में वो प्रवेश कर जाएगा। हार्दिक, लौटेंगे आपके पास। तो अतीक अहमद को लेकर के आ रही है प्रयागराज यूपी पुलिस, एसटीएफ की टीम पहुंची है। बहुत ही सीक्रेट अंदाज में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बहुत तत्परता देखने को मिल रही है और साथ ही साथ इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। जैसे ये खबर हर तरफ आम हुई कि अतीक अहमद को लाने के लिए यूपी पुलिस की टीम पहुंच चुकी है साबरमती जेल, उसके बाद रिएक्शन विपक्ष की ओर से भी आए, पक्ष की ओर से भी आए और विपक्ष की ओर से सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गाड़ी पलट भी सकती है और शायद ये इंफॉर्मेशन दे दी भी गई हो कि गाड़ी कहां पलटेगी, ये तंज कसा उन्होंने। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून के हिसाब से काम हो रहा है क्योंकि यूपी को अपराध मुक्त बनाना है। डॉन कांपे थर थर, गाड़ी पलटने का डर। हत्या आपको डर है? आपको डर है? अतीक जी डर है आपको? डर है क्या आपको? आपको इनका प्रोग्राम मालूम है क्या है? क्या लग रहा है आपको? 2006 में गुनाह, 2023 में उमेश पाल को इंसाफ। अपराध को बढ़ाना, अपराधियों को बढ़ावा देना, ये काम समाजवादी पार्टी के नेता करते रहे सदैव। तो किस तरीके से उनको नियंत्रित किया जाए ये मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अपराधी माफिया गिरफ्त में आ जाता पुलिस की तो गाड़ी में शांति से बैठा रहे ताकि वो सुरक्षित तरीके से जेल पहुंच जाए। वो वहां पर है तो वह मचाएगा, गाड़ी से कूदने भागने की सोचेगा तो उसके बाद डिसबैलेंस हो सकता है ड्राइवर, तो गाड़ी पलट सकती है। कोर्ट के एक ऑर्डर के तहत जेल में गया था, यहाँ से शिफ्ट किया गया था, वापस न्यायालय के समक्ष लाया जा रहा है। ये कानूनी प्रक्रिया है, पूरी सुरक्षा के साथ अतीक अहमद को लाया जाएगा, कानून के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कानून का निर्णय होगा। ये न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, पुलिस का इसमें कोई विशेष डायरेक्ट रोल नहीं है। गुनाहों का हिसाब साबरमती टू प्रयागराज। यदि कोई क्राइम हुआ है, नामजद एफआईआर हुई है, कोर्ट के माध्यम से उसको पेशी पर संबंधित कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने की कार्रवाई चल रही है, तो मुझे या विपक्षी दलों को क्या मतलब है? हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज स्थापित करेंगे। यहां किसी गुंडे, माफिया, मवाली की अब चलने नहीं पाएगी। स्पेशल 45 का सुरक्षा घेरा, 16 घंटे में सफर पूरा। जो लोगों ने जनादेश दिया है प्रदेश की महान जनता ने, उसमें हमारा संकल्प है कि हम अपराध से और अपराधियों से मुक्त करेंगे उत्तर प्रदेश को, और सरकार उसी रास्ते आगे बढ़ रही है। जो भी दोषी हैं, जो अपराधी हैं और जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, गरीबों के अधिकार जिन्होंने छीने हैं, गरीबों अधिकारों पर जिन्होंने डाका डाला, सबके खिलाफ कार्रवाई। अपहरण कांड के गुनहगारों पर फैसले की घड़ी। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो उत्तर प्रदेश में 50 से अधिक मुकदमे लगे हुए हैं उन सब लोगों के नाम प्रदेश की सरकार जारी करे और जनता ये जान जाए कि 50 से ऊपर आपराधिक मुकदमे किसके ऊपर हैं और किस पर कार्रवाई होगी। ऑपरेशन अतीक, सबसे बड़ी बहस। जी, ऑपरेशन अतीक पर इस वक्त सबसे बड़ी बहस आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। और हमारे साथ वेद भूषण, पूर्व पुलिस अधिकारी भी जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी हार्दिक अरावली भी इस वक्त मौजूद है राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर से। सबके पास चलेंगे। सबसे पहले आलोक अवस्थी जी, आपके पास आती हूं। जैसे ही ये खबर आम हुई कि अतीक अहमद को लेने के लिए एसटीएफ की टीम पहुंच गई है, ये आरोप एक बार फिर लगने लगे समाजवादी पार्टी की ओर से, खासकर कि अतीक अहमद की गाड़ी पलट सकती है। अतीक अहमद भी कह रहे हैं कि मेरी तो हत्या करवा दी जाएगी, कोर्ट का सहारा लेकर मेरी हत्या करवा दी जाएगी, मुझे प्रोग्राम पूरा पता है।
देखिए, जिस अपराधी की वजह से जनता थर-थर कांपती थी, आज वो अपराधी थर-थर कांप रहा है उत्तर प्रदेश आने में। ये एक बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन जो है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सुशासन के रूप में, एक कठोर प्रशासक के रूप में इस प्रदेश की जनता को दिया है। लेकिन श्रीमान अखिलेश यादव क्यों थर-थर कांप रहे हैं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शायद उनके प्रवक्ता बता पाए आखिर ऐसी क्या मजबूरी है अपराधियों और दंगाइयों का समर्थन करने की श्रीमान अखिलेश यादव जी को कि आज उनको अतीक अहमद के समर्थन में खड़े होना पड़ रहा है। कालांतर में उनकी पार्टी ने ही अभी अतीक अहमद को विधायक और सांसद भी बनाया था। आज ऐसे अपराधी जो पुलिस वालों की भी हत्याएं कर रहे हैं, विधायक की भी हत्या करवा रहा है, राजूपाल की भी हत्या जो है इसी अतीक अहमद ने करवाई थी, आज जो है उमेश पाल की भी हत्या और 2 पुलिस के गार्ड की भी हत्या इसी ने कराई है। तो इस तरह के ऐसे दुर्दांत अपराधियों के समर्थन में अखिलेश यादव जी का खड़ा होना एक बेहद शर्मनाक है और उत्तर प्रदेश की जनता ये सब देख रही है। हमारा इतना ही कहना है कि अखिलेश यादव साबरमती जेल आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गए थे और आज जब उनको लाया जा रहा है तो प्रयागराज कोर्ट उनको सजा सुनाने जा रही है, जिसके लिए उनको कोर्ट के आदेश पर पुलिस ला रही है। जी आलोक जी, विपक्ष यही कह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रयागराज में जो शूट आउट हुआ 24 फरवरी को और जिस तरह से सवाल उठे प्रयागराज पुलिस की साख पर भी कि किस तरह से उमेश पाल की हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है, एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के सामने रख दी गई। अभी तक कोई बहुत बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका बदला ले लिया जाए, ये विपक्ष कह रहा है और ये अतीक अहमद को भी डर सता रहा है। धर्मेंद्र यादव, आपके सामने आती हूं, आपके पास आती हूं। सवाल यह है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव कि अब जब कार्रवाई हो रही है तो समाजवादी पार्टी को परेशानी क्यों हो रही है? क्या अतीक अहमद बाहुबली नहीं? क्या अतीक अहमद गैंगस्टर नहीं? क्या अतीक अहमद पर हत्या के मामले नहीं, आरोप नहीं? मेनका जी, पहले तो आपको कह रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय हो रही, माननीय न्यायालय का स्वागत करते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि उमेश पाल हत्याकांड जो दिन दहाड़े गोलियां लेके और बम लेकर के, चाकू लेकर के प्रयागराज की सड़कों पर एक उमेश पाल की हत्या कर दी गई, उसके साथ 2 गनर की हत्या कर दी गई, ये कौन से न्यायालय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के कानून जंगल बन गया था, ये इनको बताना पड़ेगा। दूसरी बात, अतीक अहमद जैसे माफिया पर कार्रवाई हो, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन उसके साथ ही आशीष मिश्रा, आपके कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मया नंद, इन जैसे माफियाओं पर भी कार्रवाई हो और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसे टॉप 10 माफिया की लिस्ट जारी करे या फिर ऐसे माफिया की लिस्ट जारी करे जिन पर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, तो उसमें मुख्यमंत्री भी आ जाएंगे और इनके डिप्टी सीएम भी आ जाएंगे। इससे इनकी पोल खुल जाएगी कि आखिर में कानून व्यवस्था को समझते क्या है, करते क्या है। हम लोगों ने पिक्चर देखी है, सिनेमा देखा है, सिनेमा जो होता है समाज का आईना होता है। मेनका जी, ठीक है, लौटते हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपको रोकती हूँ, हमारे सहयोगी हार्दिक का रुख कर लेते हैं। और ये देखिए काफिला जो इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है, हमारे सहयोगी हार्दिक है। बोलिए हार्दिक, ओवर टू यू। काफिला राजस्थान में जा चुका है, राजस्थान में काफिला जा चुका है, राजस्थान में काफिला जा चुका है। आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद को लेके जो काफिला है वो अभी राजस्थान में घुस चुका है और कह सकते हैं कि बड़ा काफिला है और पूरे सुरक्षित उसको रख के उसको लेके जाया गया है। राजस्थान में काफिला डूंगरपुर जिले में प्रवेश कर चुका है। कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो काफिला था यूपी पुलिस उसको पूरी सुरक्षित तरह से गुजरात से साबरमती जेल से लेके राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है, गुजरात से राजस्थान में जा चुका है। ठीक है हार्दिक, तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में प्रवेश कर गया ये काफिला और यहां से नॉन स्टॉप चलना है और यूपी की सीमा तक पहुंचना है। हार्दिक, यहां से यूपी की सीमा तक दाखिल होने के लिए कौन सा रूट लेगा ये काफिला? कुछ कंफर्मेशन आपके पास कि जयपुर होते हुए किस तरह से और कितना वक्त यूपी की सीमा तक पहुंचने में यहां से? आपको बता दूं कि यूपी की सीमा तक पहुंचने के लिए पूरी रात वो राजस्थान में रहेंगे। सुबह जब एक काफिला है यूपी में प्रवेश कर सकता है। जो हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसके मुताबिक ये अभी जो डूंगरपुर जिले के बाद जो खेरवाड़ा है वहां से होके उदयपुर होते हुए जयपुर तक काफिला जाएगा और ये काफिला जो पूरी रात रुकेगा नहीं। पूरी जो उसकी जो स्पीड है 80 से ज्यादा है और ये स्पीड बढ़ सकती है क्योंकि जो जिस तरह से उसको सुरक्षित तरह से यूपी ले जाना है और
जो कह सकते हैं कि जो अभी काफिला है रवाना हो चुका है गुजरात से। गुजरात ठीक है हार्दिक, ये भी बता दें उदयपुर यहाँ से कितनी दूर है और उदयपुर तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? काफिला प्रवेश कर सकता है। जी हार्दिक, ये भी बताएं कि उदयपुर यहाँ से कितनी दूर है, कितनी दूरी है और कितना वक्त लग सकता है वहां तक पहुंचने में? पूरा 6 लेन हाईवे है या आपको बता दूं यहाँ से यूपी 150 किलोमीटर 140 से 150 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, और यहाँ से पहुंचने के लिए तकरीबन उनको 3 से 4 घंटे उदयपुर तक लगेंगे, क्योंकि पूरा 6 लेन हाईवे है। उनको कहीं पे भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा क्लीन हाईवे है और यहाँ से 3 से 4 घंटे में उदयपुर पहुंच जाएंगे। उदयपुर बाईपास होके वो जयपुर तक जा सकते हैं और कह सकते हैं कि उनको जो पूरा जो रोड है, हाईवे है, पूरा खुला मिलेगा। और कह सकते हैं कि जो स्पीड गुजरात में 80 से 90 थी वो 100 तक जा सकती है और पूरी तेज रफ्तार से वो यूपी की तरफ जा रहे हैं और कल सुबह तक यूपी में प्रवेश कर लेंगे। जी ठीक है हार्दिक, आप बने रहें, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। ये काफिले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान की सीमा में डूंगरपुर जिले के से ही प्रवेश कर चुकी है इस वक्त गाड़ियां, आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 के टीवी स्क्रीन पर भी। हमारे सहयोगी लगातार इस काफिले के साथ साथ है। यहां से 3 से 4 घंटे का वक्त जब उदयपुर पहुंच जाएगी ये गाड़ियों का ये काफिला, और उदयपुर के बाद जयपुर से होते हुए यूपी की सीमा में कल सुबह यानी कि 12 घंटे से के आसपास का वक्त लगेगा यूपी की सीमा में दाखिल होने में। और आज रात 11 से 12 बजे तक उदयपुर पहुंच जाएगी ये गाड़ियां। अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस की टीम पहुंच जाएगी आज रात 11 से 12 बजे तक उदयपुर। रुख एक बार फिर अपने मेहमानों का कर लेते हैं। वेद भूषण जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। वेद भूषण जी, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति बाहुबल सब मिलकर गठजोड़, किस तरह से राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकीकरण हुआ, अतीक अहमद उसका एक बड़ा उदाहरण है। 89 से लेकर 2005 तक उसका रसूख राजनीति में बढ़ता चला गया और 2012 तक भी कह सकते हैं, और जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ चुका है। वो जेल में जब वो था उसने चुनाव लड़ने के लिए जब अपील की थी, इजाजत मांगी थी, 10 जजों ने उसकी सुनवाई से उस केस से खुद को अलग कर लिया था। 11वें जज ने आकर उसको परमिशन दे दी थी कि ठीक है चुनाव लड़ो। तो इस तरह से रसूख बढ़ता चला गया, लेकिन अब वही अतीक अहमद यूपी जाने से डर रहा है। देखिए मेनका जी, मैं अमेरिका से लाइव हूं आपके चैनल पर। कल मैंने यहाँ के जस्टिस और जेल सिस्टम को समझने की कोशिश की थी। मैं वहां जेल भी विजिट कर आया था जी। अतीक अहमद कोई आम अपराधी नहीं है, उसके परिवार के खिलाफ 160 मुकदमे हैं। अमेरिका के सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यहाँ पर पूरे टीवी चैनल, हर एक चैनल को आप खोल कर देखेंगे, बहस चल रही है कि क्या उनको जेल हो सकती है। जो इतने बड़े प्रेसिडेंट, पैसे वाले, धनाढ्य और एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इस बात पे सबकी निगाह है कि हर्ष मनी के जो मामले में क्या उनको जेल हो सकती है। तो ये एक अच्छा मैसेज है। और इस मामले के अंदर ना बीजेपी की कोई, अतीक अहमद के मामले में ये सारा मामला कोर्ट का है, अदालत का मामला है। ना इसके लिए बीजेपी और ना समाजवादी पार्टी ना कांग्रेस, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। केवल एक न्यायिक प्रक्रिया है। उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही उनको वहां पर लाया जा रहा है, क्योंकि उनके सामने उनको प्रोनाउंसमेंट की जाएगी, जजमेंट दी जाएगी। अब जहां तक लाने ले जाने का संबंध है, उसमें बहुत कई तरह की तकनीकी परेशानियां हो सकती हैं। पहले जैसे अभी आपके चैनल पर बात चल रही थी कि गाड़ी पलट सकती है, तो ये तो ह्यूमन एरर है। ड्राइवर को नींद भी आ सकती है। आप अमेरिका से, मैं आपको डिबेट कर रहा हूं, यहाँ पर हाईवेज इतने बड़े हैं कि कई बार ड्राइवर के सोने से भयंकर एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इस चीज को तो रूल आउट नहीं किया सकता, परंतु हाँ एक मैसेज जरूर देने की कोशिश सरकारों के द्वारा की गई, अदालतों के द्वारा की गई। तो इसलिए हमें अपनी अदालतों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये अदालत का आदेश है, बीजेपी और कांग्रेस का मामला नहीं है। ठीक है, आप वही बात कह रहे हैं जो इस वक्त सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि सड़कें इतनी दुरुस्त हो गई है कि रफ्तार बहुत ज्यादा होती है और कई बार संतुलन भी बिगड़ जाता है। मेनका गांधी, ड्राइवर तो सोच सकता है मेनका जी, ड्राइवर को नींद आ सकती है। वेदभूषण जी, एक सवाल और है आपसे कि अतीक अहमद जब वो बढ़ रहा था, साम्राज्य बढ़ा रहा था, जब उसका रसूख बढ़ रहा था, तब उसे पॉलिटिकल बैकअप था और साथ ही कहीं ना कहीं पुलिस की ओर से भी उसे सपोर्ट था शुरुआती दिनों में। तो क्या जो इच्छा शक्ति होती है लीडरशिप की, वो बहुत मायने रखती है कार्रवाई में भी और कार्रवाई नहीं होने देने में भी?
देखिए, पावर जो सकता, पॉलिटिकल पावर आदमी को अंधा कर देती है, मदमस्त कर देती है, उसको कुछ नजर नहीं आता, केवल ताकत, ताकत और बाहुबली ताकत, पैसे की ताकत, राजनीतिक ताकत। यही जो अमेरिका में हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो, उनको भी लगता था डोनाल्ड ट्रंप को कि वो दुनिया के, अमेरिका के, दुनिया के बहुत बड़े शक्तिशाली आदमी है, वो किसी भी महिला के साथ में कुछ भी गलत काम कर सकते हैं और पैसा देकर उसका मुंह बंद कर सकते हैं। परंतु सिस्टम है, न्याय है, प्रक्रिया है, जस्टिस सिस्टम है, सबको अपनी अदालतों पर विश्वास करना चाहिए। मुझे अमेरिका में बैठे हुए अपने हिंदुस्तान के जस्टिस सिस्टम पर पूरा विश्वास है, लोगों को हो या ना हो, परंतु मुझे अदालतों पर विश्वास है। अदालतों ने ऐसे ऐसे जजमेंट दी हैं। इंदिरा गांधी जब इस देश की सबसे मजबूत प्राइम मिनिस्टर थी, इसी इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने उनको सजा किया था। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अपने सिस्टम पर, अपनी अदालतों पर विश्वास रखें। न्याय जरूर होगा, देर हो सकती है, अतीक को न्याय देने में देर हुई है। ठीक है, वेद भूषण जी बने रहे हमारे साथ। बड़ी बात कह रहे हैं वेद भूषण जी की हमारी जो न्यायपालिका है, न्यायिक सिस्टम है, उस पर भरोसा रखने की जरूरत है। धर्मेंद्र यादव जी, क्या आपको भरोसा नहीं है इस प्रणाली पर, इस सिस्टम पर? मेनका जी, बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगा। मेरी इससे पहले बात जो इनकम्प्लीट हो गई थी, वही सवाल आपने दोबारा रिपीट किया, इसके लिए धन्यवाद। मैंने पिक्चरों में देखा था, जो सिनेमा होता है वो समाज का आईना होता है, और जब विलन कभी पकड़ा जाता है, कानून के शिकंजे में जब आता था, तो उसके पीछे के जो तार वाले लोग होते थे, वो कहीं जा करके अपना मुंह ना खोल दे, उससे पहले उसकी हत्या हो जाती थी। तो जो गाड़ी पलटने की बात कह रहे हैं, अगर कोई जुडिशियल सिस्टम को फेस नहीं करने दे रहा है, इसका मतलब उसके तार कहीं ऐसी जगह से जुड़े हैं जो मौजूदा सरकार को हिलाने की ताकत रखते हैं। इसीलिए योगी सरकार चाहती है कि वो तार पता ना चले, ताकि जो इनके मंत्री बैठकर बिरयानी खाते हैं, 5 करोड़ रुपया चुनाव में ले लेते हैं, ताकि उसका तार ना खुल जाए। तो इस तरह से देश पूरी दुनिया में आप थोड़ा क्लियर कर पाएंगे धर्मेंद्र यादव जी? आप क्लियर कर पाएंगे? करोड़ों दर्शक हैं, करोड़ों दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे होंगे। थोड़ी जिम्मेदारी के साथ क्लियर कीजिए कि 5 करोड़ रुपए किसने लिए, किन का आप जिक्र कर रहे हैं? शाइस्ता ने बताया कि इनके मंत्री ने लिया, शाइस्ता ने बताया इनके मंत्री ने लिया। तो ये आरोप अगर लगा है, कौन से मंत्री? कौन से मंत्री? उत्तर प्रदेश सरकार को आगे बताना चाहिए, कोई कमेटी बनानी चाहिए कि हाँ भाई इन्होंने लिया था कि नहीं लिया था। वो सच सामने जनता के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मंत्री का नाम तो लीजिए। अगर ऐसा कुछ होता है, गाड़ी पलटती या कुछ होता है, तो वो बात तो हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। तो मंत्री का नाम तो लीजिए, यूं ही कोई बात, कोई तथ्य कोई है सामने रखिए। मेनका शाइस्ता के खिलाफ 6 मुकदमे हैं, 6 मुकदमे शाइस्ता के खिलाफ है। वो क्या बोलेंगी, किस मुंह से बोलेंगी शाइस्ता? क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है? शाइस्ता के वकील जो बैठे हुए, शाइस्ता के वकील उनके वकील, मुझे समय दीजिएगा। शाइस्ता के खिलाफ 6 मुकदमे, शाइस्ता के जो वकालत ठीक है, इतना बिल्कुल सत्य मान के चले कि मेरी बात, वकालत करना कहीं ना कहीं कोई मजबूरी भी है। आप दोनों को ही रोकना चाहूंगी। आलोक 10 सेकंड दीजिएगा इनकी बात का जवाब देने के लिए। ठीक है, जवाब। अगर शाइस्ता के पास मुकदमे थे, तो जब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी शाइस्ता, उस समय गिरफ्तार क्यों नहीं किया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने? उत्तर प्रदेश की पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, अगर इनके पास इतने इनपुट थे? दूसरी बात, वेद भूषण जो ट्रंप की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। मुझे अच्छा लगा कि अमेरिका की प्रणाली को आगे भारत में बखान कर रहे हैं। इनको शायद जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, उन पर भी 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। जो उप मुख्यमंत्री है, उन पर तो ऐसे ऐसे मुकदमे हैं कि जो चंदा चोरी का मुकदमा उनके ऊपर है, प्रयागराज में हुआ है। तो अगर पूरे कैबिनेट को आप देखोगे, योगी की जो कैबिनेट है उसमें सीएम और डिप्टी सीएम उनको ही मिला करके 150 मुकदमे होंगे। तो मुझे लगता है धर्मेंद्र यादव, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि जितने बाहुबली, जितने माफिया जेल के अंदर है, उन सबके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हुई दिखती है? जब भी किसी माफिया, जब भी किसी गैंगस्टर पर कार्रवाई होती है, तो समाजवादी पार्टी का दर्द क्यों दिखने लगता है? आप बने रहे हमारे साथ। आलोक अवस्थी जी से भी पूछ लेते हैं। जो धर्मेंद्र जी, आपने जो सवाल उठाया वही सवाल मैं आगे ले जा रही हूँ। ठीक है, सुनिए भी तो, दूसरों का भी मौका दीजिए। नहीं, दूसरों को भी मौका दीजिए। आलोक अवस्थी जी, ये सवाल तो है ना। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आऊंगी आपके पास, आपको मौका फिर मिलेगा, आपको मौका फिर मिलेगा। इस तरह से वक्त ना बर्बाद करें, वक्त ना बर्बाद करें। आलोक अवस्थी जी, उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करती है, और जिन पर 50 मुकदमे से ज्यादा दायर हैं? ठीक है, हो गई आपकी बात, आ गई आपकी बात, आ गई। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपकी बात आ गई। आलोक अवस्थी जी, सवाल धर्मेंद्र यादव ये उठा रहे हैं कि इससे पहले जब
अतीक अहमद बड़ा हो रहा था तो ठीक है, समाजवादी पार्टी का बैकअप उसको था। लेकिन इस बार 2005 में जब हुआ था तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ठीक है, उसे वो मान रहे हैं। लेकिन अब जब फरवरी में शूट आउट हुआ और उमेश पाल की हत्या हो गई, तब तो आपकी सरकार है, अभी तक कोई बड़ी गिरफ्तारी आप नहीं कर पाए और इस वजह से आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। आलोक जी, देखिए, हम 15 साल सत्ता से बाहर रहे थे, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का राज रहा है। उस समय दो बहुत बड़े बड़े शूट आउट हुए थे। हमारे विधायक कृष्णानंद राय जी के ऊपर हमला हुआ था, 7 लोग मारे गए थे, पुलिस के गार्ड मारे गए थे, 200 से अधिक फायर हुए थे और समाजवादी पार्टी का शासनकाल था। वहीं बस समाजवादी पार्टी के शासनकाल में विधायक राजू पाल की भी हत्या की गई थी। और आज उमेश पाल की जो हत्या हुई है, हमने 2 शूटरों को मार के गिरा दिया है। जो फरार हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, सबके फोटो हैं, हर जगह दबिश जा रही है, 5-5 लाख रुपए का इनाम किया है और यह चैलेंज के रूप में हमारी पुलिस ने लिया है। निश्चित रूप से हम इनको नेस्तनाबूद करके ही दम लेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है तो इन अपराधियों के ऊपर क्यों नहीं अंकुश लगाया जाता। मुझे याद है कि इस तरीके से एक सीनियर IAS अफसर को नोएडा के अंदर, जो वहाँ के CEO थे राकेश बहादुर, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय घर में घुसकर के अतीक अहमद ने मारा था, पूरा बंगला तहस नहस कर दिया था। सारी IAS लॉबी खिलाफ थी, लेकिन इनके डर के मारे, अखिले मुलायम सिंह यादव जी के डर के मारे किसी भी पुलिस के अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी और इनको माननीय बनाने का काम जो है समाजवादी पार्टी ने किया। मुख्तार अंसारी जैसा एक खतरनाक अपराधी, जो संरक्षण जिसको समाजवादी पार्टी का मिला है, उसके लिए एक लाइट मशीन गन पकड़ी जाती है यूपी के अंदर। डिप्टी SP शैलेंद्र सिंह के ऊपर इतना दबाव डाला जाता है कि इस मामले में मुख्तार अंसारी का नाम मत लो। लेकिन वो कह रहे हैं कि सेलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं। आलोक अवस्थी जी, वो कह रहे हैं कि सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के खिलाफ तो एक्शन होता है, लेकिन और भी अपराधी हैं, उनकी लिस्ट जारी नहीं हो रही। मैंने कहा जी, एक बहुत मैं आपको कहना चाहता हूं, जो इनकी सरकार में फल फूल रहे थे, आज सजा हो रही है। 7 साल की सजा अभी आपने देखा होगा मुख्तार अंसारी को अभी हुई है। हमारी पुलिस लगातार 31 ऐसे मुकदमों में अब तक 48 से अधिक माफियाओं को आजीवन कारावास सजा करा चुकी है, 2 को फांसी से सजा कराई है। हम अभियोजन को भी मजबूत कर रहे हैं, केस में पैरवी कर रहे हैं, अदालतों में गवाहों की सुरक्षा कर रहे हैं और हम उसमें सजा करा रहे हैं। मुख्तार अंसारी को 7 साल सजा भी हुई है, अतीक अहमद को भी सजा अभी 28 तारीख को हो जाएगी, जिसके लिए कोर्ट ने सम्मन किया हुआ है, क्योंकि उसमें भी गवाही पूर्ण हो चुकी थी। तो हमारी सरकार मुकदमों में इन माफियाओं को, न्यायालय को सपोर्ट कर रही है। न्यायिक अधिकारी जो है अपना निर्णय स्वतंत्र है देने के लिए, लेकिन हमने प्रदेश के अंदर अमन और चैन कायम किया है। आज कोई जियाउल हक जैसा सर्किल ऑफिसर गोलियों से नहीं मारा जाता है, आज तंजील अहमद जैसा कोई सर्किल ऑफिसर गोलियों से नहीं मारा जाता है, आज कोई मथुरा के अंदर एक पुलिस के कप्तान और दरोगा को गोलियों से नहीं मारा जाता है। लेकिन उमेश पाल की तो हत्या हो गई, 2 गनर को दिन दहाड़े मार दिया गया। हाई कोर्ट के कहने पे वो सब वहां पे कब्जा लेने गए थे। ठीक है, इस चीज पर राजनीति बहुत हो गई है। वेद भूषण जी से इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। वेद भूषण जी, जब बात हम करते हैं अपराध की, तो 90 का दशक था जब कहां गोली चल जाए, कहां पर गैंग वॉर हो जाए, कहां पर दिन दहाड़े नामचीन लोगों को गोलियों से भून दिया जाए, यह आम बात थी। बीते कुछ सालों से शांत था माहौल इस मसले को लेकर, लेकिन जिस तरह से उमेश पाल की हत्या होती है वो भी तब जब राजू पाल के केस में वो गवाही देकर लौट रहे थे, सुनवाई से लौट रहे थे और घर के बाहर दिन दहाड़े गोलियों से, बम से उन्हें भून दिया जाता है, 2 सरकारी गनर को भी। और यहां पर जो टीम, जो शूटर्स, उन्होंने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश तक नहीं की, जिसमें अतीक अहमद का बेटा असद भी है। तो यहां क्या मैसेज देने की कोशिश थी ये असद की ओर से और अतीक अहमद की फैमिली की ओर से, और क्या उसमें वो कामयाब रहे हैं या फिर पकड़े जाएंगे सभी? देखिए, मेनका सबसे दुर्भाग्य की बात है कि उसमें पुलिस वाले भी मारे गए, जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे उनकी भी मौत हुई। उनके बारे में कोई बात नहीं करता। पुलिस पर सवाल करते हैं, सरकारों पर सवाल करो, आप पे बीजेपी पर सवाल करो, आप सरकारों पर सवाल करो, पर पुलिस डिपार्टमेंट के 2 आदमियों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। एक अपनी जान से चला गया, दूसरा आदमी इंजर्ड हो गया, उसके बारे में कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करती। अपनी जान हथेली पर लेकर अभी अतीक अहमद को ला रहे हैं, कितना खूंखार अपराधी है। आप इसके बारे में 160 मुकदमे इसके परिवार के बारे में, कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं। यदि इस कारकेट पर कोई अटैक हो जाए, कोई बम से अटैक हो जाए, कोई
स्टेन गन से अटैक हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? पुलिस वालों की जान जाएंगी। तो ये तमाम जो विषय हैं जो कानून से जुड़े हुए हैं, बड़े डेलिकेट मैटर हैं। अब उमेश पाल के ऊपर जो अटैक हुआ है वो आम अटैक नहीं है। हाँ, मेरा यकीन जरूर है, मैं यूपी का ही रहने वाला हूं, ठीक है, मैं अमेरिका से लाइव हूं, परंतु मेरा पूरा यकीन है अपने सिस्टम पर, अपने पुलिस के ऊपर कि हिसाब किताब होगा जरूर। देर लग सकती है, परंतु हिसाब किताब इसी अदालतों के अंदर होगा। यही पुलिस करेगी। यही वो पुलिस है जिसने विकास दुबे का हिसाब किताब किया था। यही पुलिस मुख्तार अंसारी के लिए, यही अतीक के लिए है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें। जरूर जो उमेश पाल के हत्यारे थे, जिन्होंने ये कांड किया था प्रयागराज के अंदर, आपने कई ऑपरेशन अपनी जर्नी में देखा होगा, कई ऑपरेशन आपने देखे होंगे। इस तरह से सीक्रेसी मेंटेन करना, इसके पीछे की वजह क्या है? और जो तमाम एसटीएफ के जवान थे उन्हें भी शुरू में जानकारी नहीं थी कि वो अतीक अहमद को लेने जा रहे हैं। तो क्या इसी तरह से अमूमन ऑपरेशन अंजाम दिए जाते हैं या यहाँ पर सतर्कता थोड़ी ज्यादा बरती जा रही है? बिल्कुल सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि जो इसके जो पुत्र हैं, इसकी जो पत्नी है शाइस्ता, वो 6 मुकदमे की, उनके खिलाफ 6 मुकदमे भी जो धर्मेंद्र जी बोल रहे थे, वो मैं उनसे पूछूंगा 6 मुकदमे सारे मुकदमे झूठे हैं क्या? 160 मुकदमे। तो ये जो इतना सेंसिटिव एक ऑपरेशन चलाया गया है, इसलिए चलाया गया है कहीं उसके ऊपर अटैक ना हो जाए। फिर वो दोबारा एलिगेशन लगाएंगे कि वो पुलिस वालों ने एक मिलकर अटैक करा दिया और उसमें पुलिस वाले भी मारे गए और अतीक अहमद भी मारा गया। तो पुलिस नहीं चाहती, इसलिए तमाम जो सीक्रेट ऑपरेशंस के तहत इसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। अदालत में कोई निर्णय आना है, उस निर्णय के लिए अदालत ने आदेश दिया है कि इसको मेरे सम्मुख पेश किया जाए। इसी क्रम के अंदर तमाम तरह के प्रिकॉशंस और सावधानी बरती जा रही है और बढ़ती भी जानी चाहिए, नहीं तो दूसरे लोगों को एक मौका मिलेगा पुलिस पर उंगली उठाने का, सरकारों पर तो एक बड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती है यूपी पुलिस के सामने, एसटीएफ की टीम के सामने कि वो अतीक अहमद को सकुशल यहां लेकर आए। और जैसा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि इंसाफ होगा अतीक पर, 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा मामले हैं, अलग अलग उसने बड़े बड़े अपराध को अंजाम दिया है, तो इंसाफ होगा जरूर। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, ये सही नहीं होता कि जब ये खबर आई कि अतीक अहमद को लेने गई है टीम, तो ये रिएक्शन देने की जगह कि कहीं गाड़ी पलट न जाए, तंज कसने की जगह, ये सही नहीं होता कहना कि ठीक है उसने गलती की है, उसने क्राइम किया है, वो माफिया है, गैंगस्टर है, तो जो कार्रवाई हो रही है अदालत के आदेश पर हो रही है और सही हो रही है कार्रवाई, ये रिएक्शंस नहीं आना चाहिए था। मेनका जी रिएक्शन को आपने ध्यान से अगर सुना होता तो उसमें यही कहा गया है, उत्तर प्रदेश और देश के जो 10 माफिया हैं, टॉप 10 या 50 माफिया जिनके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, उनकी लिस्ट जारी हो, सब पे कार्रवाई हो और बुरी तरह से कार्रवाई हो, हम उसका स्वागत करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कैसा स्वागत है जिसमें लेकिन, किंतु, परंतु सब जुड़ा हुआ है? अब मेरे बीच में बोल देती है, दिक्कतें आती है, मैं अपनी बात नहीं रख पाता हूँ। आलोक अवस्थी जी कह रहे अमन चैन है, बादा की जेल में पिस्टल लेकर आता है अपराधी, जेल के अंदर गोलियां चल जाती हैं। ये खुद बोल रहे हैं कि जो शाइस्ता परवीन है वो जेल में मिलती थी जा करके। तो आप मुझे बता दीजिए कि जेल अभी माफिया चला रहे हैं या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चला रही है? खनन माफिया उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहे हैं, जेल माफिया जेल की सरकार चला रहे हैं। तो पैरेलल में भारतीय जनता पार्टी ये तय करे कि उनके मंत्रियों के साथ मिलकर जो माफिया का राज कायम है, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, सारी अपनी सरकारें चला रहे हैं। आप किसी जिले में चले जाइए, वहां कोई एसएसपी सुनने वाला नहीं है, वहां आलोक अवस्थी जी जवाब देंगे। आलोक जी हेडलाइन करने में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है, झूठ बोलते अवस्थी साहब यहाँ पे। मेनका जी, जिस पार्टी का इतिहास रक्त रंजित रहा हो, जिस पार्टी का इतिहास माफियाओं के साथ रहा हो, जिस पार्टी की सरकार में खुलेआम दंगे होते थे, हर महीने 3 से 4 दंगे होते थे, जिस पार्टी की सरकार में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, जिन्होंने निर्दोष लोगों की हत्याएं करी होती हैं, उस पार्टी की सरकार का आज सफाया जनता कर चुकी है। हमने 10,000 से अधिक क्रैकडाउन ऑपरेशन बड़े माफियाओं पे किए थे, जिसकी परिणति ये हुई कि 178 दुर्दांत अपराधी मारे गए, 4,900 से अधिक अपराधी जिनके पैरों में और हाथों में गोलियां लगी हैं आज घायल होकर के जेल के अंदर पड़े हैं, और 13,000 से अधिक इनामी अपराधी उन क्रैकडाउन में पकड़े गए हैं। हमने इनामी अपराधी 15,000 से अधिक 25,000 के अच्छे इनामी को हमने पकड़ा है, 1,172 इनामी अपराधियों को पकड़ा है, 50,000 के 1,450 इनामी अपराधियों को पकड़ा है। हमने किसी को भी छोड़ा नहीं है। और हम आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहते हैं कि जो कांड प्रयागराज के अंदर जो ये कांड अतीक अहमद की गैंग ने किया है,
इसके पूरे गैंग को हम नेस्तनाबूद कर रहे हैं। 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति इसकी जब्त कर चुके हैं। 100 से अधिक गैंग के मेंबर इस समय इसके जेल के अंदर हैं। लगातार पुलिस की टीमें इन हत्यारों को ढूंढते हुए पीछा कर रही हैं। ये मौत से डरते हुए आज प्राण बचाते हुए भी भाग रहे हैं। अखिलेश यादव आपकी तमाम बातें सही हैं, ठीक है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि देश आपके ये तमाम आपके जो तमाम दावे हैं, जो आंकड़े हैं, वो सब ठीक है, लेकिन इन सब के बीच ये सवाल तो वाजिब है ना कि कैसे अब्बास अंसारी से मुलाकात करने के लिए उनकी पत्नी जेल के अंदर दाखिल हो जाती हैं, बिना रजिस्टर में सिग्नेचर किए हुए उनकी गुप्त मुलाकात होती है, फोन पर वो बात भी करती हैं। कुछ इसी तरह से अलग अलग जेलों से खबरें आती रही हैं कि जेल के अंदर से नेटवर्क का संचालन हो रहा है, बड़े बड़े जो माफिया हैं वो अपने साजिश को अंजाम देने में लगे हुए हैं। तो ये सवाल भी अपनी जगह पर बना हुआ है, ये कैसे मुमकिन हो पाता है जब इंटेलिजेंस और तमाम देखा होगा इसमें पुलिस ने कार्रवाई करी है। अरे हुआ क्यों ये तो बता दो, कार्रवाई बाद में करोगे ना, हुआ क्यों, जीरो टॉलरेंस कहाँ चला गया? जरूर हुई है, लेकिन आप देखिए इसमें वहां का सुपरिटेंडेंट, वहां का जेलर, वहां का पूरा स्टाफ सब जेल के अंदर है और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। खाली इनको निलंबित नहीं किया गया है, उनको अपराधियों के तरीके से जेल के अंदर डाला गया है। और यही मुख्तार अंसारी थे, समाजवादी पार्टी सरकार होती थी, जेल के अंदर मछली पालने के लिए, मछली खाने के लिए तालाब खुदवाया जाता था, उनके लिए पूरे ऐशो आराम की चीजें जाती थी। यह सवाल हम लोग सबने देखा है, तमाम पत्रकारों ने रिपोर्टिंग करी है और आपने देखा होगा रिपोर्टिंग करने की वजह से एक दो पत्रकारों की हत्याएं भी करा दी गई हैं। जाकिर अफसर को जिंदा जला करके मारा था समाजवादी पार्टी के सरकार के समय पे एक वहां के तथाकथित मंत्री ने, क्योंकि उसने एक रेप की खबर छाप दी थी। तो यह अपराधियों से को पालने वाले जनता ने इनको 4 आम चुनावों में, 2 लोकसभा के और 2 विधानसभा के चुनावों में सत्ता से बाहर करके हाशिए में बैठाना है। हम पर भरोसा किया है, इसलिए भरोसा किया है कि हम डिलीवर कर रहे हैं, हम सुरक्षा का वातावरण दे रहे हैं। हमने प्रदेश के अंदर एक भी आतंकवादी घटना नहीं होने दी है, हमने प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं होने दिया है और हम इन अपराधियों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। जो जनता देख रही है, आज जनता का भरोसा यूपी में भाजपा सरकार पे बढ़ा हुआ है, आज निवेशकों का भरोसा हम पर बढ़ा हुआ है। 35 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के लिए आज एमओयू हमने किया है। 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कुछ महीनों में होने जा रही है। ठीक है, मुद्दे पर रहते हैं। और आलोक जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, ये भी तो एक सच्चाई है ना कि अतीक अहमद जब उभर रहा था तो उसे बैकअप समाजवादी पार्टी का था, वो आपकी पार्टी से, आपकी पार्टी के टिकट पर विधायक बनता है, सांसद बनता है, जेल के अंदर रहकर चुनाव लड़ता है। और ये भी तो एक सच्चाई है, समाजवादी पार्टी का बैकअप अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को रहा है, जिसके बाद वो बड़े नाम बने। हमने वो तस्वीर भी देखी जब अखिलेश यादव ने दूरी बनाने की कोशिश की थी अतीक अहमद से, लेकिन मजबूरी में फिर साथ भी आना पड़ा था। मेनका जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोई विधायक और सांसद कोई पार्टी नहीं बनाती है, उस देश की जनता या प्रदेश की जनता चुनती है किसी को भी। तो ये किसी पे आरोप लगाना कि इन्होंने बनाया, उन्होंने बिगाड़ा, ये मुझे लगता है टिकट तो पार्टी देती है ना, टिकट तो पार्टी देती है, जनता तो जीत हार बाद में, अंतोगत निर्णय तो जनता लेती है ना, पार्टी तो निर्णय नहीं लेती। तो आपने दिया, जनता ही माननीय बनाती है, जनता ही माननीय नहीं बनाती है। तो पहले आप जनता के सर पर यह आरोप थोप रहे हैं क्या कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को खड़ा किया, जनता ने ही अतीक अहमद को खड़ा किया? आपको बता दें, चांद बाबा के अगेंस्ट जब ये चुनाव में उतरे, 89 में जीते, इन्होंने चांद बाबा की हत्या करवा दी जीत के बाद। उस मामले में ये आरोपी हैं। जब इनका भाई अशरफ हार जाता है राजूपाल से और राजूपाल की फिर हत्या हो जाती है, इनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी। अगर दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से किसी को चुनाव मैदान में उतारा जाता था तो वो अपना टिकट वापस कर देता था। क्यों? क्योंकि डर इतना ज्यादा था। आप इस तरह से खुद को क्लीन चिट, अपनी पार्टी को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? आप बताइए कि मैंने कोई गलत बात कही? जनता नहीं चुनती है कि अगर मैं इसमें गलत हूं तो आप मुझे टोक दीजिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि प्रयागराज में पत्रकार की हत्या हुई भारतीय जनता पार्टी की होगी सरकार में। आपने देखा कि एक पत्रकार ने जाकर के मंत्री से पूछ लिया बस इतना कि आपने ये वादा किया था हम सड़क बनाएंगे, उस पत्रकार को हथकड़ी लगा करके जेल भेजा गया। एक बाकी 10 आप ये भी बता दें कि उसे जमानत भी मिली। पत्रकारिता और जर्नलिज्म को कितने निचले स्तर तक भारतीय जनता ने पार्टी ने पहुंचाया तो आपने देखा ही है। आप देखे होंगे गोरखपुर में होटल के अंदर व्यापारी को मार दिया, मनीष गुप्ता को मार दिया। ऐसे ही 50 घटनाएं हैं पूरे उत्तर प्रदेश की जो जन सरोकार से जुड़ी हुई हैं और क्या इन सभी वारदात को सरकार का बैकअप है? क्या इन सभी सरकारों को सरकार का बैकअप है? आगरा के अंदर प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव,
जो तमाम आपने अभी अपराध की गिनती की है, क्या सरकार का बैकअप है? भारतीय जनता पार्टी का बैकअप नहीं होता तो आप बताइए जेल में कोई कैसे मिलता? मुझे बताइए ना, जेल में कोई कैसे मिलेगा? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेगा? जेल में गोलियां कैसे चलेंगी? जेल में अपराधी फोन कैसे ले जाएगा? बिरयानी कैसे खाएगा? जेल में पिक्चर कैसे देखेगा? ठीक है, वेदभूषण जी को इस बारे में ज्यादा जानकारी होगी, उनके पास चल लेते हैं। वेदभूषण जी आप ही बताइए, जेल के अंदर मुलाकात हो जाती है, जेल के अंदर से साजिश हो जाती है। यही अतीक अहमद जब देवरिया जेल में बंद था, यहीं से उसने एक बिजनेसमैन को किडनैप करवाया था। बिजनेसमैन पर उसने दबाव बनाया कि उमेश पाल की मुखबिरी वो करता रहे। देवरिया से साबरमती चला जाता है और वहां से भी ये अपने नेटवर्क के संपर्क में था। अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और उसकी पत्नी लगातार वीडियो कॉल पर एक दूसरे के संपर्क में थे। ये सब कैसे मुमकिन हो जाता है? देखिए मेनका, जो हिंदुस्तान के अंदर तमाम जो स्टेट्स की जेल हैं वो राज्य सूची में आते हैं, उसमें केंद्र सरकार का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता है। इसलिए जो राजनीतिक पार्टी वहां पर काबिज होती हैं, सत्ता में होती हैं, वो इस तरह के कारनामे करते हैं। परंतु अब समय आ गया है, कुछ आप ये कह रहे हैं कि जेल के अंदर जो हो रहा होता है सरकार की निगरानी में हो रहा होता है, आप ये कह रहे हैं सरकार की सहमति से? तो गुजरात साबरमती वहां तो बीजेपी की सरकार है, जहां पर तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अब ये तो अदालत से सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो क्यों बुलवा रहे हैं। परंतु कई बार मेनका गंदे दाग भी अच्छे होते हैं। यदि ऐसे अपराधी का एनकाउंटर या गाड़ी पलट जाए तो मैं तो उसको ठीक मानूंगा कि ऐसे अपराधी के साथ कहीं ना कहीं न्याय होना चाहिए। इन अदालतों के साथ में न्याय पे हम पूरा विश्वास करते हैं, परंतु कोई ना कहीं सिस्टम है जो पुलिस वालों पर हथियार उठा सकता है, उनको मार सकता है। यदि पुलिस वाले उसकी गाड़ी पलट दें, मैं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तो अच्छा है, ऐसे पाप से पीछा छूटे हिंदुस्तान का। मैं उसकी तारीफ नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक पुलिस से रिटायर्ड अधिकारी हूं। जिन पुलिस वालों को उन्होंने मारा उसका हिसाब किताब होना चाहिए, हिसाब किताब होना चाहिए, लेकिन कानून के जरिए ही न्यायपालिका के जरिए ही हिसाब किताब होना चाहिए। और अगर नहीं, ठीक है वेदभूषण जी माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी बात से मैं यहाँ सहमत नहीं हूँ। जो भी न्याय होना चाहिए वो जो न्यायिक प्रणाली है उसके तहत ही होना चाहिए। और वेदभूषण जी, गाड़ी भी कानून के तहत पलटी गई थी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, ठीक है, वहाँ कमीशन तक विकास दुबे का मामला गया, वो कानून के हिसाब से पलटी जाएगी। आप इंतजार कीजिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव मैं बोल रही हूं इस वक्त, और अगर सभी बोलेंगे तो किसी की बात क्लियर नहीं होगी। वेदभूषण जी, यहां पर मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखती। और दूसरी चीज की गाड़ी क्यों पलटेगी? जो आप विकास दुबे की बात करें तो विकास दुबे के मामले में यह क्लियर हुआ कि किन परिस्थितियों में वहां पर परिस्थिति बनी एनकाउंटर की। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है और आप बीच बीच में बोल रहे हैं तो बात पूरी भी नहीं हो रही है। और यही तो उठ रहा है ना बार बार सवाल कि समाजवादी पार्टी को परेशानी क्यों हो जाती है जब भी किसी गैंगस्टर पर कार्रवाई होती है? इतनी परेशानी क्यों हो जाती है? पुलिस अधिकारी है कि नहीं है? जो आप कह रही हैं अमेरिका से जुड़े हुए हैं वेदभूषण जी, वो पुलिस अधिकारी है कि नहीं है? एक पुलिस अधिकारी वेदभूषण जी, इस सवाल का जवाब मैं उनसे ले रही हूँ ना धर्मेंद्र यादव, इस सवाल का जवाब मैं उनसे ले रही हूँ। पालिका को कुचलता रहे, चैनल क्यों हो रहा है? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आप यहाँ एंकरिंग भी कर ले फिर आकर 2 मिनट के, मुझे वेदभूषण जी से सवाल लेना है। वेदभूषण जी, एक सवाल यहाँ है कि क्या पुलिस की नाकामी की वजह से ये जिम्मेदारी के साथ पुलिस अधिकारियों को भी ये बात लेनी होगी कि अगर उमेश पाल शूट आउट कांड हो जाता है तो यहां पर उनके भी इंटेलिजेंस की फेल्योर है, क्योंकि वो आम इंसान नहीं था, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में गवाह था। गवाह की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों की बनती है, प्रशासन की बनती है। 2 गनर भी दिए गए थे और उसके बाद भी शूट आउट हो जाता है, उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है, गनर की भी हत्या हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान तो पुलिस की कार्यशैली पर भी है। तो क्या अपने काम में फेल होने का बदला लेकर के बदला लेगी यूपी पुलिस? क्या आप ये कह रहे हैं? मतलब वो गैर कानूनी काम करने की उनको इजाजत है, गनर को मारने की उनको इजाजत है, वो सारा लीगल है। केवल पुलिस वाले यदि गाड़ी पलट दे, विकास दुबे में सुप्रीम कोर्ट तक गई उनकी पत्नी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तक गई उनकी पत्नी, अदालत भी समझती है ये पापी हैं, इनका अंत कैसे हो सकता है। और यदि कानूनी जामा पहनाकर करा जाए तो मैं बिल्कुल खुल के कहता हूं, धर्मेंद्र जी के पेट में दर्द हो तो होता रहे दर्द, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। वो उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनकी पार्टी के बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं, मेरे लिए वो अपराधी हैं और उस पाप का अंत होना चाहिए, उस दाग को धोया जाना चाहिए। पाप का अंत होना चाहिए, लेकिन पाप के अंत के लिए दूसरे पाप की जरूरत नहीं है। पाप का अंत होना चाहिए तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होनी चाहिए।
ठीक है, आलोक अवस्थी जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव और वेदभूषण जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो अतीक अहमद को लेकर के यूपी पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम रास्ते में है प्रयागराज के, और अब राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर चुकी है ये टीम। राजस्थान की सीमा में दाखिल हुए आधे घंटे का वक्त बीत चुका है। रात करीब 11 से 12 बजे के बीच उदयपुर पहुंचेगी और फिर वहां से जयपुर, और जयपुर के बाद आगे बढ़ते हुए तकरीबन 11 से 12 घंटे बाद कल यूपी की सीमा में दाखिल हो जाएगी यूपी पुलिस की टीम, जो कि अतीक अहमद को लेकर के आ रही है। परसों उसकी पेशी होनी है प्रयागराज में, एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है, और उससे पहले उसे हाई सिक्योरिटी वाले बैरक में रखा जाएगा। तैयारी पूरी हो चुकी है, सीसीटीवी कैमरों से वो बैरक लैस होगा और 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी अतीक अहमद पर। उमेश पाल की किडनैपिंग और उसे धमकाने के मामले में उस सुनवाई हो चुकी है और फैसला परसों आना है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18 पर एक एक तस्वीर, एक एक खबर ऑपरेशन अतीक से जुड़ी हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं